हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल IST247। आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाली वो हमारे पास रहने वाला है क्या, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। इसके बारे में आज की वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है। देखो स्टूडेंट, इसकी मैं ना बहुत ही सिंपल और यूनिक डेफिनेशन आपको देना चाहता हूँ। डेफिनेशन वगैरह आपको बुक में मिल जाएगी, बट मैं आपको इस हेडिंग से इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए अवकल समीकरण। देखो आपने अवकल समीकरण पढ़ रखी है, हमने 12th में पढ़ रखी है, ठीक है ना। तो अवकल समीकरण क्या होता है, हमारे पास कोई भी ऐसी समीकरण जिसके अंदर भैया dy/dx इस टाइप के, या कह दो d2/dx का स्क्वायर, या कह दो क्या d3/dy/dx3 डॉट डॉट डॉट, मतलब इस टाइप के जो भी हमारे पास ये आते हैं ना संकारक, भाई dy/dx आ गया हो, या d2/dx स्क्वायर आ गया हो, या d3 और dx3 या d4 dx4, इस टाइप के चलते जाए। इस टाइप के जो भी संकारक आते हैं ना, तब किसी भी इक्वेशन में इस टाइप के संकारक आ गए, तब हम इसे क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। यहाँ तक बात हमारी समझ में आती है कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं। यानी कि किसी भी समीकरण में यदि इस टाइप के हमारे पास अवकल संकारक दिख जाते हैं, तब वो समीकरण को हम क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर, अगर रेखिक अवकल समीकरण की बात करें तो अवकल समीकरण समझ में आ गया। अब रेखिक की बात करते हैं। अगर मान के चलिए कि ये जो है ना dy/dx, आपको ये d2 ये दे रखा है किसी भी अवकल समीकरण में, अगर ये आपको ये दे रखे और उनकी पावर अगर आपको मैक्सिमम पावर 1 दिखाई दे रही है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 ही दिखाई दे रही है, तब आप उस समीकरण को क्या बोलोगे, रेखिक अवकल समीकरण हम उस समीकरण को बोलेंगे। ठीक है, यानी यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि अवकल समीकरण क्या होती है वो समझ में आ गया। सर रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है वो भी समझ में आ गया। अब सर ये अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण क्या होते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि कोई भी अवकल समीकरण, ठीक है ना, जिसमें इस टाइप के आपके तो ये होने चाहिए संकारक है, और उनकी पावर अगर हमारे पास मानो मैक्सिमम पावर क्या है 1 ही होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर देखो कितनी भी कोटि का डेरिवेटिव हो सकता है, कोई टेंशन, ऑर्डर कितना भी हो सकता है, बट पावर 1 होनी चाहिए, तो वो कहलाता है रेखिक अवकल समीकरण। और सर इनके साथ जो कोफिशिएंट होता है ना गुणांक के, वो क्या होने चाहिए सर, कांस्टेंट होने चाहिए। C1 C2 C3, मतलब क्या इनके साथ कोई भी जो कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई में होगा ना, वो कांस्टेंट होगा, तब हम उस पूरी समीकरण को क्या बोलेंगे, अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आप बोलोगे सर समझ में आ गया, एक एग्जाम्पल दे दो सर तो और समझ में आ जाए। ठीक है, देखो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं सर, यहाँ पे अवकल समीकरण के अवकल संकारक मौजूद है, ठीक है। इनकी हाईएस्ट पावर देखो, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, मतलब क्या है, ये रेखिक अवकल समीकरण है। क्या ये समीकरण अचर गुणांकों वाली है, तो यहाँ चेक करते हैं। इसके साथ गुणांक 1 मान लो, तो 1 क्या कॉन्स्टेंट है, अचर है। लेकिन यहाँ बात करते हैं, देखो 3 कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ बात करें 6 और x, लेकिन x हमारे पास वेरिएबल है सर, तो ये समीकरण क्या होगी, अचर गुणांकों वाली नहीं होगी। क्या सर इसमें से x हटा दूँ। अब बताइए सर, क्या ये अचर गुणांकों वाली होगी, बिल्कुल होगी। समझ में आया, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है अचर गुणांकों वाले देखे समीकरण की, कि भैया अवकल संकारक उनकी पावर होनी चाहिए 1, उसके अलावा उनके साथ जो कोफिशिएंट सर जो मल्टीप्लाई में है वो क्या होने चाहिए सर, कांस्टेंट होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तब वो समीकरण क्या कहलाती है, हमारे पास अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट, कोई भी अवकल समीकरण जो हमारे पास रेखिक अवकल समीकरण होता है अचर गुणांकों वाला, उसका व्यापक रूप में हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान रखना कि किसी भी अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो आपको इस तरीके से होता है। ये क्या है, अचर गुणांकों वाले रेखिक समीकरण क्या है, हमारे पास व्यापक रूप है, ठीक है ना। व्यापक रूप में आप इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब समझ गए ना, dny और dx⁴n प्लस a1, जहां ध्यान रखना व्यापक रूप में तो है जहां पे a1 a2 an सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। ये चीज ध्यान रखना भैया, यहाँ लिख देना जहां पे a1 a2 a3 डॉट 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 जो an है वो सारे के सारे क्या है, हमारे पास कांस्टेंट या कह दो अचर है। ठीक है, यानी अभी तक हमने इतना समझ लिया सर कि अचर गुणांकों वाले की समीकरण क्या होता है, ये हमें समझ में आ गया। अब सर बात करते हैं सर इसका सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अचर गुणांकों वाले के समीकरण का जो सॉल्यूशन है ना, वो जो सॉल्यूशन निकलता है इसका, देखो एक चीज उससे पहले बता दूं मैं आपको, कहीं भी dy/dx होता है तो आपको पता होता है कि वहां पे वैल्यू किसकी निकलती है, y की, किसकी फॉर्म में निकलती है, x की फॉर्म में। ये तो पता ही होगा आपको, नहीं पता तो ध्यान रखना कि जब भी dy/dx होता है तो भैया y की वैल्यू निकलती है x की फॉर्मेट में, अगर dx/dy हो तो x की वैल्यू निकलेगी y की फॉर्म में, ठीक है ना। यहाँ क्या है, dy/dx है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, y की वैल्यू। यानी जब भी इसका सॉल्यूशन जो आएगा ना, वो किस तरीके से दोगे आप, हमेशा इसका सॉल्यूशन हमेशा आएगा y = CF + PI के रूप में इसका सॉल्यूशन हमारे पास आता है। किसका, अचर गुणांक वाले के अवकल समीकरण का सॉल्यूशन जो होता है y = CF + PI के रूप में आता है। ठीक है सर, मान लिया इसका सॉल्यूशन ऐसा आता है। अब मन में क्वेश्चन आता है सर जरा ये तो बता दो उसकी CF और PI होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो CF होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और PI को कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल।
सर हम हिंदी मीडियम से हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम कहते हैं क्या, पूरक फलन। क्या कहते हैं, पूरक फलन कहते हैं। और पी आई जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, हिंदी में इसको कहते हैं क्या, विशिष्ट समाकल। क्या कहते हैं भैया, विशिष्ट समाकल कहते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप समझना, अगर समझ गए ना बेसिक तो समझ लेना क्वेश्चन बहुत ईजी हो इसकी। अचर गुणांक वाले क्या, वो समीकरण समझ लिया, इसका व्यापक रूप समझ लिया सर, इसका सॉल्यूशन भी समझ लिया कि सी एफ कहते हैं सर, पी आई कहते हैं। अब सर मन में एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आता है सर, वो भी जरा बताइए। बोला क्या कि सर इस क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा सर कि सी एफ आएगा कब निकाले और पी आई कब निकाले, क्या दोनों निकालने होंगे, क्या एक ही निकालना, क्या क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि सी एफ निकाले और आंसर आ गया, पी आई निकाले आंसर आ गया, क्या दोनों निकालना पड़ेगा, तो उसका पता कैसे लगेगा। तो देखो स्टूडेंट, इसको पता आपको कैसे लगेगा कि जो भी आपको देखो व्यापक रूप मैंने आपको लिखा है, उस व्यापक रूप में यहाँ क्या लिख रखा है, क्यू एस। क्यू एस क्या होगा, एक्स का कोई फंक्शन हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं देखो क्यू एक्स, अगर याद रखना क्वेश्चन में जो क्यू एक्स है अगर वो 0 के बराबर हो गया, उस दौरान भैया उसका व्यापक हल जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे, व्यापक हल y इजिकल्स टू, उसमें केवल आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, सी एफ ही निकालना है। मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में क्यू एक्स हमारे पास 0, जैसे ऐसे हो गया ना 0 हो जाए, उस दौरान हमें केवल सी एफ ही निकालना होगा और सी एफ ही हमारा क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा। समझ में आ गया पहली कंडीशन, यस सर। सेकंड कंडीशन, अगर बाई चांस क्यू एस हमारे पास सर नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब 0 नहीं है सर, 0 नहीं है तो हो सकता है कोई एक्स का फंक्शन होगा या कांस्टेंट हो जाएगा, उस दौरान सर हम क्या करेंगे, उस दौरान भैया ध्यान रखना इसका जो व्यापक हल होगा ना हमारे पास, वो क्या होगा, वाई इजिकल्स टू, वो सी एफ भी निकालना पड़ेगा आपको और पी आई भी निकालना पड़ेगा। यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि अगर क्यू एक्स 0 है तो व्यापक हल वाई इजिकल टू सी एफ हो जाएगा, और क्यू एक्स 0 नहीं है तो व्यापक हल हमारे पास क्या होगा, वाई इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई दोनों हो जाएगा। यहाँ तक कोई समझ में डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि जब सी एफ कैसे निकालते और पी आई कैसे निकालते, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम देखेंगे कि सी एफ कैसे निकालते, ठीक है ना। सी एफ आज की वीडियो में देखेंगे, पी आई नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं सी एफ निकालने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप, जो भी आपका समीकरण दे रखी है ना, ये इस टाइप की जो भी आपका समीकरण दे रखी होती है, सबसे पहले उसकी क्या निकालनी है, सहायक समीकरण निकालनी है। अब सर ये सहायक समीकरण क्या होती है, थोड़ा धैर्य रखो, क्वेश्चन में बता देंगे, ओके। थोड़ा बहुत याद भी कर लो, पहले आपको स्टेप याद करने, ठीक है ना। देखो स्टेप मेन है, क्वेश्चन करोगे बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी सी एफ निकालना सबसे पहले क्या निकालना है, सहायक समीकरण निकालना है। चलो मान के चलो सर सहायक समीकरण निकाल लिए, उसके बाद देखो सहायक समीकरण है तो कोई ना कोई समीकरण आएगी, तो समीकरण को हमें क्या करना है, सहायक समीकरण निकालने के बाद समीकरण को क्या करना है भैया, सोल्व करना है, ठीक है। जब उस समीकरण को सोल्व कर लोगे तो वहाँ पे वैल्यू आएगी, वैल्यू को हम हिंदी में क्या कहते हैं भैया, मूल आएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जैसे द्विघात समीकरण होता है ना, द्विघात समीकरण सोल्व करते हैं तो एक्स के मूल आते हैं, वास्तविक, समान, सम्मिश्र ऐसे आते हैं, वैसे यहाँ भी बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी जो सहायक समीकरण होगा ना उसके आपको मूल मिलेंगे, सोल्व करोगे तो उसके मूल आएंगे, ठीक है ना। अभी मान के लो मूल आएंगे, अगर वो मूल 3 तरीके के आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना, या तो वास्तविक अलग अलग, मतलब जो मूल आएंगे ना, जो भी वैल्यू आएगी वो रियल नंबर आएगी और रियल नंबर में अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है ना। या हो सकती है वो समान आ जाए, या हो सकती है सम्मिश्र संख्या आ जाए। देखो थोड़ा पेशेंस बना के रखना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। सपोज करो इसके मूल जो है सर वास्तविक तथा अलग अलग है, सपोज करो मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण को बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है ना। इसको सोल्व किया सर, इसके मूल मान के चलो सर m1 आ गया और m2 आ गया मेरे पास, सर इसके मूल आ गए m1 m2, m1 m2 दो नंबर है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। उस दौरान ध्यान रखना इसका जो सी एफ का सोल्यूशन होगा वो क्या आएगा, y इजिकल्स टू क्या आएगा हमारे पास, देखो कैसे लिखोगे, ध्यान रखना, पहले C1 एक कॉन्स्टेंट अपनी मर्जी से लगाओ, ठीक है ना। उसके बाद e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, इस तरीके से देना है। समझ में आ गया कि जब सहायक समीकरण को सोल्व किया ना भैया, उसके मूल वास्तविक तथा अलग अलग आ गए, तब क्या लिखना है सोल्यूशन में, C1 e की पावर पहला m1x लिख देना प्लस C2 e की पावर m2x। अब सर C1 C2 क्या है, कॉन्स्टेंट है। एक क्वेश्चन सर अगर यहाँ मान चलो m3 भी होता तो कैसे लिखते, वापिस देखो भाई C1 e की पावर यहाँ चल रहा है, बस उसके बाद तीसरे के लिए क्या करना है, C3 लगाना है, e की पावर लगाना है और यहाँ पे क्या आ जाएगा m3x लगाना है, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा। ये तो बात हुई जब वास्तविक तथा अलग अलग हो। सर अगर इसके मूल समान आ गए तो मतलब समान का मतलब सर क्या कि m1 बराबर m2, सर दोनों ही बराबर आ गए, m1 m2 के बराबर आ गया, यानी दोनों को बराबर आ गए तो मैं मान लूँ m के बराबर है। तभी सोल्यूशन कैसे लिखोगे, इस सोल्यूशन लिखते हैं, देखो y बराबर C1, पहले वाले के लिए C1, दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे, C2x ब्रैकेट क्लोज और e की पावर mx। समझ में आ गया, आ गया। सर अगर यहाँ पे मान चलो सर m1 बराबर m2 बराबर सर m3, तीन मूल आए और तीनों ही बराबर है, तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, y बराबर हम लिखेंगे क्या, पहले के लिए C1, दूसरे के लिए क्या लिखोगे C2, साथ में क्या लगाना है x, फिर तीसरे के लिए लिखोगे C3 और यहाँ क्या लगाना है, एक देखो
एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1 तो एक्स की पावर 2 ऐसे चल रहा है, और बाहर क्या लगाना है, ई की पावर एम एक्स लगाना है। समझ में आ गया। वास्तविक हो, अलग अलग हो तब ऐसे, समान हो तब ऐसे। सर अगर सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या का मतलब होता है सर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप का नंबर आ गया, क्या कह दो सर ए प्लस आयोटा बीटा टाइप का नंबर आ गया सर, तब क्या करोगे, मान के लो हमारे पास सॉल्यूशन किया, वो आ गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का नंबर आ गया, तब उसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, देखो आगे। अब देखिए मान चलो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप का सॉल्यूशन आ गया, मतलब सम्मिश्र संख्या आ गया। तब देखो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, आप लिखोगे y बराबर सी एफ, कैसे लिखना है ध्यान रखना, y बराबर ई की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट ए कोस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। समझ में आ गया। आपको याद रखने भाई कैसे लिखने हैं, ठीक है ना। क्या लिखना है बता दूं आपको, y बराबर e की पावर, ये तो सेम रहेगा, जो भी यहाँ अल्फा है वो तो चला जाएगा e की पावर में, और जो भी बीटा है आयोटा के साथ वाला जो भी बीटा है उसको एक बार कोस के साथ लिखना, एक बार साइन के साथ लिखना, और a और b क्या है, कांस्टेंट है। या तो आप देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो, या दूसरा तरीका कैसे क्या हो सकता है, वो हो सकता है y बराबर c e की पावर, c कांस्टेंट है ना, c e की पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स प्लस डी। समझ में आ गया। इसके लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ये लिख सकते हो या आप ये लिख सकते हो, आप एग्जाम में कोई सा भी लिख के आओ आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारी सीएफ की जो बात थी ना वो पूरी समझ में आ चुकी है। यानी सीएफ में जब सहायक समीकरण निकालोगे तो तीन ही केस बनेंगे, या तो वास्तविक अलग अलग, या समान, या समिश्र संख्या। तीनों केस का सोल्यूशन कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया है। मान के चलता हूँ आपको, अभी मान के चलो 50% समझ में आ गया, अब क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो पूरा 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कौन सा है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा पहले क्वेश्चन एक में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, क्या हल कीजिए। आपको ये अवकल समीकरण दे रखी है, पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या अवकल समीकरण अचर गुणांकों वाले समीकरण है या नहीं है, कैसे पता लगेगा। तो देखो पहले बात करें अवकल समीकरण, जो भी अवकल संकारक दे रखी है ये, इनकी पावर देखो 1 है, मतलब रेखिक अवकल समीकरण है। इनके साथ कोफिशिएंट देखो 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 11 है। अचर गुणांकों वाली हो गई ना, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, अचर है। तो मतलब यहाँ से पता लग गया, क्योंकि कई बच्चों को क्वेश्चन रहता है सर एग्जाम में कैसे पता लगेगा अचर गुणांकों वाले समीकरण है, ऐसे पता लगेगा, चेक कर लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहाँ बात करते देखो पहले देखो इस टाइप का फॉर्मेशन कंपैरिजन करते जाना, ये ऐसे लिखी हुई है और यहाँ क्यू एस को देखना है, तभी तो पता लगेगा भाई सी एफ पी आई दोनों निकालना है। अगर क्यू एक्स 0 है तो क्या निकालना है, सिर्फ सी एफ निकालना है, वही व्यापक हल हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि देखो क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब यहाँ मैं क्या ही निकालूंगा, सी एफ निकालूंगा, पी आई नहीं निकालना। आपको एग्जाम में भी ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ क्यू एक्स 0 है तो क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। यहाँ तो देखो अगर स्टेप बाय स्टेप समझाना अब क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा, ठीक है भैया। अब सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना जो भी आपको इक्वेशन दे, समीकरण दे रखा ना, सहायक हमें क्या निकालनी, सहायक समीकरण निकालनी है। तो सहायक समीकरण निकालने के लिए क्या होता है, देखो इस समीकरण को पहले हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी डी वाई बाई डी एक्स आपको दे रखा है, ठीक है ना, उसको हम कंसिडर करेंगे क्या, कैपिटल डी के बराबर है। इसे हम बोलते हैं क्या, अवकल संकारक। क्या कहते हैं इसको हम, अवकल संकारक कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जहां भी डी बाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करना है, कैपिटल डी पुट करना है। समझ में आ गया, तो पुट करो। यहाँ देखो डी बाई बाई डी एक्स की जगह पुट करूंगा कैपिटल डी। अब डी बाई बाई डी एस की पावर अगर 3 कर दे तो देखो 3 3 है तो डी की पावर हो जाएगी 3 5। कुल मिला मैंने कुछ नहीं करा, डी बाई बाई डी एस की जगह तो डी पुट कर दो, जो पावर है वो ऊपर लगा दी, वाई ऐसे कैसे आ गया, समझ में आ गया। -6 ऐसे कैसे, डी वाई बाई डी एस की जगह क्या पुट करना है, डी पावर कितनी है 2 लगा दिया, साथ में आ गया वाई प्लस 11। ये डी बाई बाई डी एक्स है तो डी आ जाएगा, माइनस का 6 वाई इक्वल्स टू 0 आ गया सर यहाँ से। उसके बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि d की पावर 3 -6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी -6, और साथ में क्या है y। देखो y सब में था, कॉमन लेके बाहर निकाल दे, एक वस्तु आ गया 0। हर समीकरण में, हर क्वेश्चन में जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपको ये d मानना है, उससे तक यहाँ तक तो आना ही आना है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक आने के बाद जब आप यहाँ तक आ जाओ तब आप क्या निकालोगे, इसकी क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है भैया, सहायक समीकरण लिखोगे, तब इसकी क्या निकालनी, सहायक समीकरण। समझ में आ गया कि ऐसा क्वेश्चन देगा वही डी मानना है, यहाँ तक एज इट इज आना है। उसके बाद हमें क्या निकालना है सर, सहायक समीकरण निकालना है। अब देखो सहायक समीकरण कैसे निकालेगी, इस y को छोड़ देना, ध्यान रखना क्या छोड़, इस y को छोड़ के ये जो पूरा दिख रहा है ना, इसमें बस d की जगह m पुट कर दो, बाकी सारा सारा ऐसे रख दो। d की जगह क्या पुट करना है, m, देखो d था m की पावर 3 -6, d की जगह m स्क्वायर आ गया,
डी की जगह एम आ गया -6, वाई को छोड़ना है और डी की जगह एम पुट कर देना है, ठीक है, और बराबर में क्या चल लिख देना है 0। समझ में आ गया। ये कहलाती है क्या, इसकी सहायक समीकरण कहलाती है। देखो आप अगर थ्योरी में जाओगे ना बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, थ्योरी में जाना ही नहीं, मैं बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वहाँ भी ध्यान रखना कि डी की जगह वाई को छोड़ना है, डी वाला पूरा लिख देना है, डी की जगह बस एम पुट करके लिखना है और सबको जो भी लिखाना है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। अब हमें क्या निकालना है, देखो सी एफ निकालने के लिए भैया सहायक समीकरण लिखी, उसके बाद क्या निकाला, इसका सहायक में सॉल्यूशन निकालना है भैया। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें एम की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना भाई, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना मैं मानता हूँ आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं, मैं उसको अलग नोट में सोल्व करता हूँ क्या अच्छा लगे। देखो हमारे पास है m⁻³ - 6m² + 11m - 6 = 0। सबसे पहले देखो क्यूबिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, इसमें हम m = 1 पुट करते हैं। अगर 1 पुट करने पर ये 0 हो जाती है, तब याद रखना m = 1 पुट करोगे, 1 पुट करने पर 0 हो जाती है तो m-1 इसमें से क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, ठीक है। ये 9th क्लास में सीखा होगा, फिर भी जिन्हें नहीं पता होता मैं हल्का साइड दूँ, तो m की जगह 1 पुट कर दूँ, 1 आ जाएगा -6, 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा, 11, 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही 11 रहेगा, माइनस का 6 आ गया। देखो ये 1 और 11 कितना हो गया, 12, 6 और 6 कितना, माइनस का 12 कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या है कि m-1 क्या है, इसका एक गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m-1 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 मैंने यहाँ लिख दिया। अब करना क्या है, देखो पहले 2 को पकड़ो, ठीक है, ध्यान समझना, पहले 2 को पकड़ो, यानी मेरे पास क्या है m⁻³ - 6m² है। मैं क्या करूँ कि इसमें से m-n कॉमन बच जाए, कैसे लिखूँ, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ क्या, m⁻³ - m² - 5m² लिख सकता हूँ क्या इसको ऐसे, भाई मैंने इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे के ऐसे रखा, इसको ऐसे कर दिया, बात तो बराबर ही है। ऐसा क्यों करा, देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँगा, इन दोनों में से मेरे को क्या कॉमन लेना चाहिए, अगर मैं इन दोनों में से m² कॉमन ले लेता हूँ, सोचो तो यहाँ क्या बचेगा m, यहाँ क्या बचेगा -1 बच गया m-1, ठीक है ना। तो यहाँ m-1 तो है ही, और इसके साथ क्या लिख दूँ, m²। समझ में आ गया पहला कैसे निकाला। अब देखो जो 6 था ना, इसकी जगह क्या बच गया, हमारे पास बच गया -5m²। ये 6 की जगह तो ये बच गया -5m²। अब देखो, अब भैया मेरे को वापस m-1 बनाना है, इन दोनों का साथ लेते हुए 11m, इन दोनों का साथ लेते हुए क्या बनाना है, m-1 बनाना है। तो देखो इधर देखो -5m² + 11m, इन दोनों को कैसे भी अरेंज करूँ कि m-1 की टर्म बन जाए इनमें। देखो कैसे बनाएंगे, अब देखो -5m², मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 5m + 6m, 11 को लिख सकता हूँ 5m और 6m लिख सकते हैं। यहाँ से देखो अगर मैं माइनस का 5m कॉमन ले लूँ, इनमें से 5 यहाँ आ गया, माइनस आ गया, m कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा m-1 बचेगा, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 6m बचा। यानी दूसरा जो m-1 है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, -5m। देखो ये फैक्टर करने का तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है, आपको आता है उस हिसाब से कर सकते हो, इनको नहीं आता मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, अब लास्ट का बचा हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ से तो हमारे पास 6m, और यहाँ देखो हमने ये वाली टर्म भी ले ली थी, अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास -6 बच गया। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन लो, 6, क्या बच गया m-1, यानी लास्ट वाले m-1 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 6 और क्या इसका है, प्लस का है, ठीक है, बराबर लिख दो 0, लिख दिया बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके फैक्टर आ गए। अब कुछ नहीं करना होता, पहले आ गया, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से m-1 को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया m-1, ये क्या बचेगा, m² माइनस का 5m प्लस का 6 = 0। समझ में आ गया। ओके, अब देखो m-1 हमारा एज इट इज़। अब देखो गुणा करने पर, ये द्विघात समीकरण है, गुणा करने पर 6, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5, 3 2 5, 3 दूनी 6 आ गया। m² 3m - 2m इसके फैक्टर हो गए, प्लस का 6 = 0 आ गया। यहाँ से क्या आएगा m-1, यहाँ से m को देखो m² कॉमन लोगे या m कॉमन लेंगे, यहाँ से m कॉमन लूँगा तो आ जाएगा m माइनस का 3 माइनस का 2, यहाँ से कॉमन लिया कितना आ जाएगा m-3 = कितना आ गया 0। अब देखो m-1 चल रहा है, यहाँ से m-3 कॉमन ले लिया, m-3 आ गया, यहाँ से क्या बचेगा m-2 हमारे पास बच गया, इक्वल में क्या आ गया 0। अब देखो यहाँ से भैया तीनों को अलग अलग 0 के बराबर करोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m = 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, m = 1 2 3 आ गया। ओके, तो मैं लिख देता हूँ सीधा क्या कि विच इम्प्लाइज दैट, जब आप सोल्व करोगे तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 2 3। ध्यान रखना आपको एग्जाम में ऐसे स्टेप बाय स्टेप आना है, मैंने सीधा लिख दिया है, m की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं सर m का सॉल्यूशन आ गया है, क्या सॉल्यूशन, अब बात करो क्या एक सम्मिश्र संख्या आई, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा आया क्या, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, आयोटा टाइप का आया क्या, सम्मिश्र संख्या नहीं है सर, ठीक है। क्या ये तीनों समान है, 1 2 3 तीनों समान है, यानी हम यहाँ चेक क्या कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन आया ना,
क्या वो समिश्र संख्या है? बोला नहीं है। क्या समान है? 1 2 3 अलग अलग है, समान तो नहीं है। तो हमारे पास सॉल्यूशन किस कैटेगरी में है? इसमें। मतलब सर इसका सॉल्यूशन वास्तविक रियल नंबर आए हैं और अलग अलग है रियल नंबर, यानी 1 भी अलग है, 2 भी अलग है, 3 भी अलग है। ठीक है, इस दौरान भैया हमें पता है कि 0 है तो क्या होगा भाई, सी एफ ही व्यापक होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसका? अब ध्यान सुनना भाई, व्यापक। अब देखो कैसे लिखोगे, y इक्वल्स टू इसे मान को चलो क्या है, ये m1 है, ये क्या है m2 है, ये क्या है m3 है। ठीक है, याद कर, देखो याद रटना पड़ेगा, रटो मत, सीधा ध्यान रखो। पहले वाले के लिए कोफिशिएंट क्या लगाओगे? c1 e की पावर 1 इंटू एक्स, तो x लिख दो सीधा भाई। m1 x था ना, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले के लिए क्या लगाओगे? c2 e की पावर m2 की वैल्यू क्या है? 2 और साथ में x आ गया, प्लस तीसरे के साथ क्या लगाओगे? कोफिशिएंट c3 e की पावर m3 की वैल्यू क्या है? 3x आ गया। और यही क्या आ गया? इसका सॉल्यूशन आ गया, हमारे पास आंसर हो गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। मतलब ये अचर गुणांक अवकल समीकरण का हल हमारे पास क्या आया? ये आया। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे QX 0 नहीं होता तो यहाँ पे हम PI भी निकालते। ये CF निकालने का तरीका है, इस तरीके से आप CF निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े और अच्छे हो जाए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 हल कीजिए। आपको बोला गया यही, आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे dy/dy डेरिवेटिव दे रहे हैं कि इन सभी के साथ क्या है? पावर इनकी 1 है और सबके साथ क्या है? कोफिशिएंट है। मतलब क्या है? अचर गुणांकों वाला समीकरण है। ठीक है, वही हमें यहाँ चेक करेंगे क्या इसका CF और PI दोनों सॉल्यूशन निकालना, हल करना मतलब सॉल्यूशन है। क्या CF और PI दोनों निकालना पड़ेगा? तो यहाँ QS की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है? CF ही निकालना है, PI नहीं निकालना है। ठीक है, अब तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा। तो सबसे पहले मैंने बोला था आपको क्या, जब भी इसका आंसर लिखो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, कन्वर्ट कैसे करोगे? तो भैया dy/dx को हम क्या मानेंगे? d मानेंगे। यहाँ पे dy/dx को क्या मानेंगे? d मानेंगे। तो देखो जहाँ भी dy/dx से d लिखोगे, d की पावर कितनी आ जाएगी? 3 साथ में y, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर साथ में y, भाई dy/dx की जगह d और पावर 2 तो 2 और साथ में y, माइनस का d प्लस का y, सॉरी d के साथ भी y आएगा। ठीक है ना, y है, इक्वल में क्या है? 0 है। उसके बाद हम क्या करेंगे भैया? डी की पावर 3 डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इंटू वाई, सबके साथ क्या कॉमन ले लिया? वाई कॉमन ले लिया। यहाँ तक तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही है, मैंने बताया ही था। अब क्या निकालोगे? जल्दी बताओ कमेंट में। अब निकालेंगे सर सहायक समीकरण, वेरी गुड। अब क्या निकालोगे? सहायक समीकरण। कैसे निकालना है? बोले सर इसको वाई को छोड़ दो और जो डी है ना उसकी जगह एम पुट करके सारा सारा उतार दो। ठीक है भैया, तो इसकी जगह एम पुट कर दिया, सारा सारा उतार दिया। ओके सर, और इसको किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो। अब सर इसके सॉल्यूशन लेके आ जाओ। CF निकालने के लिए क्या सर इसके सॉल्यूशन लेके आओ। अब देखो सॉल्यूशन कैसे लेके आएंगे, वही आप चाहो तो m/1 पुट करोगे, फैक्टर बनाओगे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ क्या, कि अगर मैं यहाँ से m² कॉमन लूँ, ठीक है ना, m² कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा? m-1। और यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा? m-1 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी m-1, यहाँ भी m-1, m-1 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? m² - 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है जी, m-1 देखो 1 का स्क्वायर करो तो भी तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों करा सर आपने? देखो ध्यान से, a² - b² का फॉर्मूला बन गया, तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a - b और भैया a + b, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से विच इम्प्लाइज दैट, पहले इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो m बराबर यहाँ से आएगा 1, इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा? m बराबर 1 आएगा। यहाँ 0 के बराबर पुट करोगे तो क्या आएगा? m बराबर -1 आएगा। ठीक है, यानी सर हमने सहायक समीकरण निकाल ली, सॉल्यूशन आ गए। अब सर सॉल्यूशन में देखें तो पहले बात करते सर ये दोनों सॉल्यूशन क्या है? समान है सर। पहले बात करते, धीरे धीरे बढ़ेंगे ना आगे। तीनों को देखो सर, 2 समान 1 अलग है। ठीक है, तो पहले यहाँ चलते हैं सर, ये दोनों सॉल्यूशन समान है। समान हो सर कैसे लिखोगे सॉल्यूशन? तब इसका यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं, व्यापक हल y=2। देखो भैया सर अगर समान आ जाए तब कैसे लिखना है? पहले वाले के लिए c1, दूसरे वाले के लिए c2x और साथ में e की पावर mx। ठीक है ना, ओके आ जाओ मैं समझाता हूँ। समान कौन है सर? समान 2 ही है, तो इसके लिए तो लिखूंगा मैं c1, इसके लिए सर मैं लिखूंगा c2x और e की पावर जो समान है ना उसको लिख दो एक बार, तो 1 और x, तो 1x आ जाएगा ना, वापस समझ लो भाई। इसकी जगह तो c1, इसकी जगह c2x आ गया। ओके, अगर तीसरा होता तो क्या आता? c3x² आ जाता। ब्रैकेट क्लोज भाई, 2 ये तो ब्रैकेट क्लोज, e की पावर x, तो ऐसे कैसे? और जो भी m की वैल्यू आप पुट करोगे तो 1 इंटू एक्स 1 ही आ जाएगा। सर समान वाला हो गया। सर ये तो अलग है, अलग वाले के लिए क्या करोगे भैया? प्लस लगाओ, इसके लिए कॉम्पोजिट क्या आ जाएगा? c3 e की पावर mx आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या है? -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया? c e की पावर -x आ जाएगा।
और कुछ नहीं आएगा। सर ये क्या आ गया, हमारे इसका सॉल्यूशन आ गया आंसर। देखो मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर आपको शुरू से स्टार्ट का आंसर समझ में आ गया हो तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इसके एग्जाम्पल 1 और 2 करें, धीरे धीरे हम इसको पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे बिफोर एग्जाम। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताया करो, ठीक है ना। पहली बात तो ये, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, PDF नोट्स वगैरह टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट में बताओ, अदरवाइज एक बार कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया करो, अच्छा लगता है, बाकी तो कुछ ही नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।